Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to start with chapter 6th of class 12th applications of derivatives। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने डिफरेंशिएशन पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया हो, ठीक है। उसके बाद ही इस चैप्टर को स्टार्ट करना। अब इस चैप्टर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्लोप से रिलेटेड। व्हाट इज स्लोप? देखो, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 10th आपने पढ़ा था जिसका नाम था स्ट्रेट लाइंस था। उसमें आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने का। क्या था स्लोप ऑफ अ लाइन? y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, ये पढ़ते थे आप। y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। अगर मैं जल्दी से एक डायग्राम बनाऊँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये एक लाइन है, ठीक है। इसमें मान लो ये पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट x1 है और ये कोऑर्डिनेट y1 है इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट है x2 और ये उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में उसका y2, ठीक है। तो आप निकालते थे y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, ऐसे निकालते थे आप स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में क्लास 12th में उस स्लोप को मॉडिफाई करके हमने क्या कर दिया, उसको नाम दे दिया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब इसी सेम चीज़ को हम यहाँ कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स, जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा भी है, ठीक है। वो यही सेम चीज़ है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है इसमें, ये एक्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है ना, ये स्लोप ऑफ अ कर्व होता है। मान लो ये कर्व है कोई, ठीक है। अब मान लो इसका स्लोप हमें निकालना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे पॉइंट ए पे, यहाँ पे ये कर्व है, ठीक है। अब ये स्लोप हमें निकालना है, तो अगर ये स्लोप निकालेंगे ना हम, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये स्लोप ऑफ अ कर्व होता है डी वाई बाई डी एक्स, और वो होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये लेफ्ट में स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। अब ये क्यों होते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल? देखो, जब भी हमें कर्व का स्लोप निकालना होता है ना, मान लो ये कोई एक कर्व है, मैंने यहाँ पे स्लोप निकालना है पॉइंट ए पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो मैं स्लोप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट या एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो इस लाइन की स्लोप होगी ना, वही मैं मानूंगा ये इस कर्व की भी स्लोप है। लेकिन वो तो एक लाइन है, वो एक कर्व है, ठीक है। एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगी, हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन वी फाइंड टू फाइंड द स्लोप, ठीक है। ओके, तो ये होता है स्लोप ऑफ अ कर्व और ये होता है स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। आपको ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अब इसको हम किस फॉर्म में कहते हैं? और इसको हम कहते हैं डेल वाई बाय डेल एक्स भी कहते हैं, ठीक है। डेल वाई मतलब चेंज इन वाई और डेल एक्स मतलब चेंज इन एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स भी हम ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही हम डिनोट करते हैं। डी वाई मतलब होता है, ये जो ऊपर डी वाई दिख रहा है ना, ये होता है चेंज इन वाई, और डी एक्स आपको दिख रहा है ये नीचे, ये होता है चेंज इन एक्स। एक्स कितना चेंज हुआ है और ऊपर डी वाई कितना चेंज हुआ है, ठीक है। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब एक और चीज़ समझो, इसको मिटा दूं, ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अब आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स से डील करना है इस क्लास 12th में, ठीक है। अब ये होता है चेंज इन वाई ऊपर, और ये होता है चेंज इन एक्स डी एक्स नीचे, ठीक है। अब समझो, ये जो नीचे एक्स होता है ना, ये होता है इंडिपेंडेंट, मतलब ये पहले चेंज होगा, ये जब चेंज होगा उसकी वजह से वाई कितना चेंज हुआ, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो पहले कौन चेंज हुआ? पहले एक्स चेंज हुआ, एक्स की वजह से वाई में कितना चेंज आ रहा है, इसी को हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसी को हम ये भी कहते हैं रेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं? एक्स को। क्यों? क्योंकि एक्स एक इंडिपेंडेंट है, एक्स पहले चेंज हुआ। एक्स जो होगा ना यहाँ पे, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई जो है वो डिपेंडेंट है। इसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्स की चेंज होने की वैल्यू पे, y डिपेंड करेगा x पे। क्यों? क्योंकि x पहले चेंज हो रहा है, उसके रिस्पॉन्स पे y चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो y डिपेंडेंट होता है और x जो होता है इंडिपेंडेंट। और इसी को हम रेट ऑफ मेजर भी कहते हैं, रेट ऑफ मेजर ऑफ y या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये सारी बात आप दिमाग में डाल लो अच्छे से। आप अगर ये वाली बातें दिमाग में डाल लोगे ना, जितना मैंने अभी आपको बताया, तो आपका ये पूरा चैप्टर मान लो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब आपको पता चल गया, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, मतलब चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, ठीक है। इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कहते हैं, इसी को हम डेल वाई बाई डेल एक्स भी कहते हैं, इसी को डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम स्लोप ऑफ द कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, इसी को हम स्लोप ऑफ द कर्व लिखते हैं, लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। अब इसी स्लाइड में मुझे करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में तो क्वेश्चन है। और समझो, अब इस चैप्टर में आपको क्या करना है, क्या दिया होगा,
कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉइंट, आप इस चैप्टर को करने से पहले ध्यान रखोगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है तो वही निकालना है। अब इसमें आपको बोला होगा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब मैंने आपको बता दिया, dy बाई डी एक्स। रेट ऑफ चेंज का मतलब उसने पूछा होगा रेट ऑफ चेंज निकालो, मतलब डी वाई चेंज निकालो, डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। अभी डी वाई बाई डी एक्स तो मैंने अज्यूम कर लिया। अगर उसने दे रखा है कि इसकी रिस्पेक्ट में निकालो विद रिस्पेक्ट टू, अगर गिवन होगा तो सिंपली उसकी रिस्पेक्ट में ही निकालना है। अगर नॉट गिवन, अगर नहीं गिवन होगा कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आप अज्यूम करोगे कि आप किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, टाइम की रिस्पेक्ट में। तो हम टाइम की रिस्पेक्ट में निकालेंगे, रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। जो भी चेंज हो रहा होगा उसकी रिस्पेक्ट नहीं दी गई है, उसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिया हुआ है नीचे, ठीक है, वो नहीं दिया हुआ है, वो बस इतना बोला हुआ है क्वेश्चन में कि चेंज हो रहा है। तो आप ये अज्यूम करोगे कि ये डी, मान लो कुछ है एस, वो चेंज हो रहा है, किसकी वजह से चेंज हो रहा है ये नहीं गिवन है, तो आपको लेना पड़ेगा डी एस बाई डी टी हो रहा है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये टाइम की यूनिट भी आपको गिवन होगी, लेकिन यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ काफ़ी क्वेश्चन में नहीं करना होगा, तो डी एस बाई डी बाई डी टी हम करेंगे, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, ओके। अगर नहीं गिवन है तो, लेकिन अगर बोला हुआ है उसने कि इसी की रिस्पेक्ट में करो, तो जिसकी रिस्पेक्ट में बोला हुआ है, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, तो उसी के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, ओके। ये बातें हो गई, तो अब सीधा क्वेश्चंस पे चले और कुछ बताना है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज मैंने आपको बता ही दिया, तो सीधा आप क्वेश्चंस पे चलते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेरे पास टोटल 26 क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन दिखने में टफ लगते हैं तो थोड़ा इंग्लिश में ध्यान देना, ठीक है। बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। वेरिएबल रेडियस मतलब क्या, चेंजिंग रेडियस। वेरिएबल रेडियस मतलब चेंजिंग रेडियस, मतलब रेडियस को डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द रेट, रेट मतलब वही चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ध्यान से सुनो, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब वॉल्यूम का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, रेडियस का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब बोल दिया ना विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में ही आपको डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वॉल्यूम बोला हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग मतलब वॉल्यूम इज चेंजिंग, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि बलून इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ओनली, ठीक है, ओके। चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्यों, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रही है वैल्यू उसी का डिफरेंशिएशन निकालोगे, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है चेंज, ठीक है, डी वी, और इसने बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू आर आपको करना है, तो डी वी बाई डी आर आप करोगे, ठीक है। 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, अब आर के रिस्पेक्ट में बोला हुआ है ना, तो 3r², ठीक है, ओके। तो अब इसको निकालोगे, सॉल्व करोगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन इट्स रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस आपको, रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू आर हमने कर दिया, तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब ये क्या निकला आपका डी वी बाई डी आर, इसका आप ना इसको ना पढ़ना सीखो, इसकी लैंग्वेज को ना बनाना सीखो। डी वी बाई डी आर इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन रेडियस। मैंने आपको बताया ना पहली स्लाइड में, चेंज इन, थोड़ा इंटरेस्ट लो इसमें, ठीक है, ये नहीं कि सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, मैथ्स में इंटरेस्ट लेना सीखो। चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन रेडियस, मतलब पहले रेडियस चेंज हुआ होगा, उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है, तो ये है चेंज आपका। और आपको चेंज कब बताना है, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। तो 4/3 पाई को ऐसे लिखो, 3 को ऐसे लिखो, आर की वैल्यू में 7 डाल दो, ये है आपका फाइनल आंसर। 3 से 3 कैंसिल, 7 7 से 49, 49 इंटू 4 दैट इज 16 होता है ना, एक सेकेंड, 36, 196 पाई, ठीक है, 196 पाई सेंटीमीटर पर इसकी वैल्यू। ऐसा यूनिट आप यहीं पे छोड़ दो, या सेंटीमीटर्स अपने वॉल्यूम निकाले ना, क्यूब लिख दो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक सेकेंड, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया बोले ना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस,
हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से आराम से समझो इसको। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होगा, ठीक है, मतलब एरिया का डिफरेंशिएशन निकलेगा, एरिया का डेरिवेटिव निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब उसने बोल दिया है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में आपको चेंज करना है एरिया को। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग, वही आपको बताना है कि कितनी फास्ट हो रहा है वो एरिया चेंज, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल तो पता है ना, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है पाई आर स्क्वायर। एरिया को चेंज करना है तो मतलब एरिया का डेरिवेटिव निकलेगा, मतलब डी ए बाई डी आर निकलेगा, क्योंकि उसने बोला हुआ है निकालो 2 पाई आर, ठीक है। अब कब हुआ है ये चेंज, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर का हुआ, बस क्या होगा इसका आंसर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या निकाल दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ड्यू टू रेट ऑफ ड्यू टू चेंज इन रेडियस, ठीक है। वही तो उसने बोला हुआ है कि देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब एरिया चेंज हो रहा है, एरिया डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब रेडियस भी चेंज हो रहा है तो रेडियस का भी डिफरेंशिएशन निकलेगा। देखो डी आर लगाया मैंने उसके नीचे, ठीक है। अब हाउ फास्ट इज द एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब पहले रेडियस चेंज हुआ, उसकी रिस्पेक्ट उसकी वजह से एरिया में कितना चेंज आया वही आपको पूछा है, तो मतलब 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आया, ठीक है। और समझो, अ बलून विच इज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर है आपका, ये डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अ बलून विच इज स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बोलिए ना, मतलब वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है तो मतलब 4/3 पाई आर क्यूब है। उसने बोला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यस विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला हुआ है ना, और एक्स ये वैल्यू भी आपको गिवन है डायमीटर, तो मतलब रेडियस कितना हो जाएगा इसका, आपका रेडियस हो जाएगा 3/2 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 3/4 2x प्लस 3 इज योर रेडियस, ये रेडियस है, आपको डालो यहाँ पे 4/3 पाई 3/4 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ठीक है, आर क्यूब है क्योंकि। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे, पहले आप डेरिवेटिव कर दोगे, नहीं डेरिवेटिव मत कर देना डायरेक्ट, यहाँ पहले ये कांस्टेंट को बाहर कर देना, ठीक है, ये जो कांस्टेंट है ना इसको बाहर कर दो पहले, 4/3 पाई को, ये कांस्टेंट है, ई की कांस्टेंट है 3 का क्यूब और 4 का क्यूब भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर करो। अब करो डेरिवेटिव, अब आपके पास अंदर क्या है 2x प्लस 3 का होल क्यूब, यहाँ से डेरिवेटिव करोगे तो आप निकालोगे डी बाई डी आर, क्योंकि उस डी एक्स निकालोगे ना, क्योंकि उसने बोला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और एक्स आपके पास है भी। 4/3 पाई, ये 3 से 3 कैंसिल, एक 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 9 पाई अपॉन 16, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 3 2x प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। चेन रूल लगाओगे ना, 2x का भी डेरिवेटिव होगा, तो ये सॉल्व होके आपका हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, तो ये ऊपर हो जाएगा 27 पाई अपॉन में 8 और यहाँ पे 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब उसने बोला हुआ एक्स की वैल्यू कुछ बोली हुई है, नहीं बोली हुई ना, तो यहीं छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, द टोटल कॉस्ट सी एक्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय सी एक्स इज इक्वल टू, आपकी टोटल कॉस्ट ये आपको गिवन है जितनी भी है ये, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट जो है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो अगर तो आपके पास कॉमर्स है तो वेल एंड गुड, नहीं साइंस है तो आप समझ लो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव यूनिट, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ या बिटवीन टू सक्सेसिव यूनिट्स, मतलब मैंने मान लो कोई एक प्रोड्यूस किया 5 रुपये का, नेक्स्ट कॉस्ट नेक्स्ट यूनिट जब मैंने प्रोड्यूस की तो मेरी कॉस्टिंग पहले 5 थी ना, अब मान लो 7 हो गई, तो ये डिफरेंस कितने का हुआ है, 2 रुपये का हुआ है ना, पहले 5 थी, नेक्स्ट यूनिट में 7 मेरी कॉस्ट चली गई, तो ये डिफरेंस मार्जिनल कॉस्ट हम कहते हैं डिफरेंस को, वही आ गया चेंज, ठीक है। तो एक यूनिट का चेंज, ठीक है, तो आपका मतलब समझ गए, मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट, मार्जिनल क्या स्पेलिंग, हाँ, कॉस्ट इज डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है, ऑफ टोटल कॉस्ट, क्योंकि एक यूनिट के चेंज होने पे मेरी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, ठीक है, क्योंकि पहले 5 रुपये लग रहे थे अब 6 रुपये लग रहे हैं, तो 1 रुपये का डिफरेंस हुआ ना, तो या तो ये समझ लो कि टोटल कॉस्ट को डेरिवेटिव करने पे डिफरेंशिएट करने पे आपको मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा। देखो, टीसी आपको गिवन है 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एमसी निकालोगे, मार्जिनल कॉस्ट डेरिवेटिव करके ही आएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 0.005 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.002 एक्स प्लस 30, ये आपका आ गया मार्जिनल कॉस्ट। फाइंड द
मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, अब 3 यूनिट्स पे निकालना है, ठीक है। तो x की वैल्यू पे बस आप 3 डाल दोगे, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 एक्स है ये भाई, हाँ ये सॉरी ये इंटू 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 0.0023, ठीक है, डिफ्रेंशिएट हुआ है प्लस 30। अब ये है आपका फाइनल आंसर। इसको सॉल्व कर लेना भाई कैलकुलेटर से या खुद से ही सॉल्व करो, वैसे तो एग्जाम में आपको खुद से ही करना है, ठीक है। सेम गोज विद मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो। देखो ये टोटल रेवेन्यू गिवन है आपको, ये आपको टोटल रेवेन्यू गिवन है। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने के से निकलेगा। अब उसका मतलब भी समझ लो, टोटल रेवेन्यू मतलब मेरे पास टोटल पैसा कितना आया माल बेचने के बाद, तो 2 सक्सेसिव यूनिट का डिफरेंस में जो रेवेन्यू हुआ था ना, मतलब मान लो मैंने 5 यूनिट बेची, 50 रुपये मुझे मिले, ठीक है। अब 5 यूनिट बेची, 50 रुपये मिले। छठी यूनिट मैंने जब बेची ना, तो मेरे को मान लो 70 रुपये मिले, ठीक है। तो ये मार्जिनल कितने का हुआ, नेक्स्ट यूनिट पे मेरे को एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना मिला, 20 रुपये का मिला, 50 और 70, हाँ 20 रुपये का मिला, ठीक है। तो यही 20 होता है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू बिटवीन टू आफ्टर सेलिंग 2 सक्सेसिव यूनिट्स, ठीक है। निकलता कैसे है, जो टोटल रेवेन्यू उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो ये रेवेन्यू आपको गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ठीक है। डी आर बाई डी एक्स कर दोगे क्योंकि एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स ओनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम आर विल बी 6x प्लस 36, ओके। तो 6, अब उसने बोला हुआ है ना कितने यूनिट वो करी है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू उसने बोला है। देखता हूँ ये क्वेश्चन यार, व्हेन एक्स इज 5 है भाई, व्हेन एक्स इज 5 मतलब 5 यूनिट बेची है, डाल देना, ठीक है। तो 30 प्लस 36 दैट इज 66 रुपीज़ का मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट P एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड स्टॉप्स एट पॉइंट, ये P है और यहाँ पे ये गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। Q, द डिस्टेंस x in meters is covered by it in 10 सेकेंड इज गिवन by this, ठीक है। इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच एट Q, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। देखो बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन है, और मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। उसने बोला कि गाड़ी पहले यहाँ थी P पे, अब यहाँ गई Q पे, ठीक है। Q पे वो गाड़ी रुक गई, ठीक है। अब उसने बोला है आकाश स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P एट टाइम 0, हाँ ठीक है, स्टॉप्स एट पॉइंट डिस्टेंस x इज कवर्ड बाय इट इन 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का जाने का जो टाइम लगा है उसको 10 सेकंड, इज गिवन बाय डिस्टेंस से आपको ये है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2 माइनस टी बाई 3, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच एट Q ऑल्सो, डिस्टेंस ऑफ x इज distance x in meters is covered by it in 10 second is given by this, okay। the distance x in meters covered by it in 10 second मतलब 10 सेकेंड, फिर हमें डिस्टेंस से निकालना है ना, फाइंड द टाइम टेकन, टाइम निकालना, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच एट पॉइंट Q आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। देखो यहाँ पे ना एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, बीच में T ले लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है जो कि उसने 10 सेकेंड में कवर किया, ठीक है। मतलब PT का डिस्टेंस x है जो उसने 10 सेकेंड में कवर किया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि P से Q तक जाने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, देखो Q पे गाड़ी रुक गई मतलब Q पे टाइम खत्म हो गया उसका, और आपको ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस आपका है, ठीक है। आपको पता है कि डिस्टेंस से हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पता होगी आपको, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। और d अपॉन टी का अगर कर दूंगा तो s निकल जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पे ये डिस्टेंस गिवन है, तो अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या मेरे को चेंज इन वेलोसिटी नहीं मिल जाएगा। मैं डी एस बाई डी टी कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा ना, वो चेंज की मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना, ठीक है। आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो निकालते हैं वेलोसिटी, देखो पहले तो टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा ले, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, 4t माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 3 दैट इज 4t माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया आपका, ये आपकी आपका वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी मान लो, ठीक है। क्योंकि डी एस बाई डी टी किया हमने। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब वो पॉइंट क्यू पे पहुंची होगी गाड़ी, तो उसने अपना जो वेलोसिटी है वो कम कर ली होगी, जीरो कर ली होगी, ठीक है। मतलब इसका टाइम जो होगा, ये चेंज इन वेलोसिटी जो हमारा ये निकला है, ये चेंज इन वेलोसिटी निकला है, तो ये डी एस बाई डी टी जो हमारा ये निकला है 4t माइनस टी स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा ना ये वैल्यू, क्योंकि गाड़ी रुक गई है अब, तो वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, चेंज वेलोसिटी में चेंज जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ से टी की वैल्यू निकलेगी
टी कॉमन लो, 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक टी इज इक्वल टू 0, एक टी इज इक्वल टू 4। तो गाड़ी ने कितने सेकंड लिए? 4 सेकंड लिए, ठीक है। गाड़ी ने आगे 4 सेकंड लिए हैं, आपका टी निकल गया ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि क्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो मेरी बात सुनो आप पहले, कि जब यहाँ से गाड़ी चली होगी आगे, टी से आगे, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाला, जो चेंज इन वेलोसिटी जब वो क्यू पे जाके गाड़ी रुकी, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गई, गाड़ी रुक गई, स्पीड ही नहीं है गाड़ी में, तो चेंज इन वेलोसिटी को मुझे 0 करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने 0 किया तो वो टाइम निकल गया मेरा 4 सेकंड, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने से जो मेरा 0 गया। अब आगे कुछ पूरा फाइंड टाइम टेकन बाय इट, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब पी एंड क्यू में डिस्टेंस भी आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2 माइनस टी बाय 3, ठीक है। ये डिस्टेंस है, टी की वैल्यू आपको पता है 4 है, डाल दो। फोर स्क्वायर 2 माइनस 4/3, ठीक है। ये जितना भी आएगा आपका वो डिस्टेंस आ जाएगा, ये पूरा, ठीक है। कितना है? 32/3 आएगा मीटर। देख लो, 3 2 6, 2/3 हो जाएगा, तो 16 इंटू 2/3 होता है आपका 32/3, ठीक है। 32/3 मीटर, क्योंकि आपको 4 सेकंड लगे थे, चेंज इन वेलोसिटी को 0 होने में 4 सेकंड लग गए थे, ठीक है। 4 सेकंड लगे तो टाइम आ गया था आपको, और वो 4 सेकंड में ही उसने डिस्टेंस कवर किया है, ओके। कि अब आप पूछोगे कि ये 10 सेकंड का क्या रोल है भाई, ये 10 सेकंड का? भाई कोई रोल नहीं है, उसने बस ये बोला है कि इस 10 सेकंड के लिए उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन अब वो डिस्टेंस जो है वो इसके बीच में है कि नहीं है वो मैंने एज्यूम किया है, ठीक है, समझाने के लिए। इसको हटा भी दोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो टाइम उसने दिया है ना वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए दिया है। वो डिस्टेंस कहाँ है, यहाँ है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया कि ये जो डिस्टेंस बीच का होगा कहीं पे, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास पूरा डिस्टेंस है, अगर मैंने इसको टोटल डिस्टेंस एज्यूम कर लिया है, ठीक है, तो मैंने उसके लिए टाइम निकाला डिफ्रेंशिएट करके टी के रिस्पेक्ट में, ताकि चेंज वेलोसिटी निकल गई मेरी 4t² मैंने जो भी आया। फिर उसको मैंने 0 पुट किया, तो जब वो गाड़ी रुक गई तो मैंने देखा कि टाइम कितना लग गया, 4 सेकंड का लग गया, तो सीधा 4 सेकंड का मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। वैसे आप ये भी कर सकते कि थे कि 10 सेकंड को पहले डालते, तो वो जो डिस्टेंस आता प्लस 4 सेकंड वाला डिस्टेंस दोनों को प्लस करते, तो वो भी आपका आंसर एप्लीकेबल होता, अगर आपने ये माना होता कि ये जो 10 सेकंड है वो बीच में पड़ रहा है, ठीक है। मैंने नहीं माना, तो आप नोट लिख के आ जाना साइड में। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। देखो मेरी बात ध्यान सुन, रेट ऑफ चेंज पूछा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर पूछा, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया भी चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया बोल देना, मतलब सरफेस एरिया भी चेंज हो रहा है। और किसकी बात हो रही है? स्फीयर की। तो आपको स्फीयर का सरफेस एरिया पता होना चाहिए, कितना होता है 4πr², यस। और वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³, ठीक है। अगर मैंने इसका फॉर्मूला सही लिखा है तो भैया यही होता है, 4πr² होता है ना सरफेस एरिया। यार मैं भूल गया थोड़ा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है आपको तो याद रखना पड़ेगा, 4πr² ही होता है। चेक कर लूँ, हाँ भाई 4πr² होता है यार, चेक क्या करना, ठीक है। देखो अब ये दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि विद रिस्पेक्ट टू इट सरफेस एरिया, मतलब आपसे पता है वो क्या पूछ रहा है, dv/ds पूछ रहा है। लेकिन dv/ds आपसे पूछ तो रहा है, लेकिन v के अंदर कहीं ना, वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर कहीं पे s नहीं है ना, s के फॉर्मूले के अंदर कहीं पे v है, ठीक है। अगर v के वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर s होता तो मैं डायरेक्टली उससे डिफरेंशिएट करके निकाल देता, लेकिन यहाँ तो है नहीं। लेकिन दोनों के पास एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है? आर, आर कॉमन है, ये आर का हेल्प मैं ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम को, देखो यहाँ पे वॉल्यूम को मैं dv/dr आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ, और इसको भी मैं अगर आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ सरफेस एरिया को, तो मेरा dv/ds ही निकलेगा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो dv/dr, और ये सबसे नीचे वाली वैल्यू मैंने आपको बताई है सबसे ऊपर जाती है, तो देखो इन अ वे ये dr/dr कटेगा और ये dv/ds ही निकलेगा, ठीक है। तो मैंने एक कॉमन फैक्टर की हेल्प ली है आर की, जो दोनों के फॉर्मूले में इंक्लूडेड है, और सेम भी होगा, ठीक है। यहाँ ऐसे काट के नहीं दिखाते, बस ऐसे ही दिखाते हैं इसको यहाँ तक, ठीक है। मेरे से dv/ds पूछा था, लेकिन v और s के फॉर्मूले में दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ना तो v के फॉर्मूले में s आता है ना s के फॉर्मूले में v आता है, लेकिन दोनों के फॉर्मूले में रेडियस आता है, ठीक है। तो मैंने रेडियस की हेल्प ली और दोनों को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, जिससे मेरा dv/ds ही निकलेगा एट दी एंड, देख लो, ठीक है। तो dv/dr करो जल्दी से, और फिर रेडियस में 2 की सेंटीमीटर की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो dv/dr यहाँ देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं,
और डी एस बाई डी आर भी करो। ठीक है, हो गया। अब ये आर में ना आप 2 डाल देना, 1 सेकेंड पहले लिख लो। 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4r² पाई, और नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई 2 × r। ठीक है, एक आर से एक आर गया, 2 × 1 = 2, ये तो सीधा ही कर दो ना, तो आपका बचेगा 5, ये पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो r/2 देख लो, r/2 बच गया। r/2 बचेगा, उसने बोला है r कितना जाना है 2, तो 2/2 इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, if x and y are the two sides of two squares such that y is equal to x minus x square, find the change of area of second square with respect to change of area of first square। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ 2 ये है, एरिया ऑफ 1 ये है। ठीक है, ये निकालना है आपको, अगर आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप समझ पाए। ठीक है, तो अब देखो, द एरिया एक्स एंड वाई, एक्स साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, तो मान लेते हैं सच दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखो, तो हम x एंड y यदि टू से है, तो x जो है वो पहले फर्स्ट स्क्वायर की साइड है, क्योंकि वो पहले दी हुई है, और y जो है सेकंड स्क्वायर की साइड है। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होगा, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया सबको पता है, साइड इंटू साइड एक्स स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा सेकंड स्क्वायर का, सबको पता है वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई। ठीक है, ये एरिया ऑफ 1 है, ये एरिया ऑफ 2 है। ठीक है, दोनों के पास अलग अलग वैल्यू है, एक के पास x है, एक के पास y है, लेकिन x और y के बीच में आपको रिलेशन तो गिवन है ना, ये रहा। ठीक है, तो इसको तो सिंपली dA1/dx सॉल्व करोगे, दैट इज 2x आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का 1 फर्स्ट वाला स्क्वायर जो है, इसको आप सॉल्व करोगे dA2/dx। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे y2 की वैल्यू डालोगे ना। देखो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, लेकिन y की वैल्यू तो x की टर्म्स में गिवन है ना आपको, x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A2। ठीक है, अब dA2 आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, कैसे करोगे, 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल 1 माइनस 2x। ऑलराइट, ठीक है, जैसे ही आपने ये दोनों कर लिए, तो बच्चे अब यहाँ देखो, दोनों के पास वही पिछले वाला कॉन्सेप्ट, दोनों के पास क्या क्या कॉमन है, एक्स एक्स दोनों के पास कॉमन है। ठीक है, तो dA2 आप ऊपर लिखोगे, dA2 क्या है, ये स्क्वायर। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो dA2 आप ऊपर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये है आपका dA2 अपॉन में dx, और नीचे है आपका dA1 अपॉन में dx। ठीक है, ये जो एरिया ऑफ 1 आपने निकाला था ना 2x, तो जब ये आपका सॉल्व करोगे ना आप, तो dA2 अपॉन में dA1 ही आएगा। देखो ये dx सबसे ऊपर जाएगा, तो ये आपका बचेगा dA2 अपॉन में dx इंटू dx अपॉन में dA1। जैसे आप ये करोगे ना, तो ये कटेगा dx और यही बचेगा आपका फाइनली। ठीक है, इसलिए मैं वो वैल्यू डाल रहा हूँ। राइट, और दोनों की वैल्यू है आपके पास, निकाल दिया आपने, तो ये dA2/dx कितना है आपका, 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x, नीचे ही है क्या आपका 2x। ठीक है, अब उसने x की वैल्यू कुछ बोली हुई है, कुछ नहीं बोली हुई, बस यहीं पे छोड़ देना है आपको, या आगे आप सॉल्व कर लेना इसको। कैसे करोगे सॉल्व बेटा, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, x आएगा यहाँ से कॉमन, तो x भी कैंसिल, तो देखो ना x यहाँ से कॉमन आएगा ना इन दोनों में से, तो अंदर आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 26 क्वेश्चन है यार, जल्दी जल्दी करते हैं। अ स्विमिंग पूल इज टू बी ड्रेन्ड, एक स्विमिंग पूल है उसको खाली करना है। इफ एल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इन द पूल इन t सेकंड्स आफ्टर द पूल हैज बीन प्लग्ड ऑफ टू ड्रेन, एंड एल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इतना पानी है, ये अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर। हाउ फास्ट इज द वाटर रनिंग आउट एट द एंड ऑफ 5 seconds, व्हाट इज द एवरेज रेट एट विच वाटर फ्लोज आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 seconds। ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से, अमाउंट ऑफ वाटर है, जब उसको खाली करूंगा तो वो कम होगा, अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आपको कम होगा। ठीक है, मतलब कम हो रहा है तो मतलब वो डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। पहले स्विमिंग पूल भरा हुआ था ना यार, अब उसको कम करोगे आप, तो ये dl/dt करोगे, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो चेंज होगा। ठीक है, टाइम के साथ साथ वो खाली होगा, और आपको एक गिवन भी है टाइम के टर्म्स में। ठीक है, ये अभी करा नहीं है, अभी ये सिर्फ एल की वैल्यू लिखी है मैंने। ठीक है, आप करोगे आप dl/dt,
ओके। और ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो जब किसी की वैल्यू डिक्रीज होती है ना, मैं बात बताना भूल गया था, तो वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -410 माइनस टी। ठीक है, अब वो कह रहा है हाउ फास्ट इज द वाटर रनिंग आउट एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड में कितना पानी किस रेट से खाली होगा, निकालो। टी में 5 डाल दो बस। इस रेट से पानी खाली होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है सेंटीमीटर, किसमें मीटर सेंटीमीटर कुछ गिवन है, मान लो सेंटीमीटर यार, पर सेकेंड। ठीक है, अब वो कह रहा है आपसे कि कहाँ गया ये रहा, व्हाट इज द एवरेज रेट एट विच वाटर फ्लोज आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। अब ये ना समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ईजी करके समझाऊंगा। देखो, ये तो हो गया आपका रेट, इसको छोड़ दो अभी, ये रेट निकाल के 5 सेकेंड में आपने निकाल दिया इतना पानी। अब जब टाइम जीरो था, व्हेन टी इज जीरो, तो आपका स्विमिंग पूल पूरा भरा हुआ था, क्योंकि आपने तब तक प्लग हटाया नहीं था। ठीक है, तो आपका स्विमिंग पूल भरा हुआ है। तो जब स्विमिंग पूल भरा हुआ है तो उसमें अमाउंट ऑफ पानी कितना है, और अमाउंट ऑफ पानी की इक्वेशन ये है। तो जब टाइम जीरो है तो अमाउंट ऑफ पानी कितना है आपका 210 माइनस टी होल स्क्वायर, जिसमें टी को आप जीरो रखोगे तो आपको जो पानी है वो है 200 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी 20,000। ठीक है, ये पानी इनिशियल है, इनिशियल आपके पास इतना पानी है। लेकिन 5 सेकेंड तक आपने पूल चलाया हुआ है, अब वो पानी खाली हो चुका है। 5वें सेकेंड में आपके पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, ये तो रेट है, ये रेट है आपने जो निकाला था। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब निकालो कि 5वें सेकेंड में जब टाइम 5 हो गया तो अब कितना पानी रह गया उसमें, निकालो। यहाँ पे आप t इज इक्वल टू 5 डालोगे, क्योंकि 5 सेकेंड तक आपने चलाया था ना, मतलब प्लग निकाला था। ठीक है, ओके। तो 200 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 इंटू 200, 55,000। ठीक है, तो ये 5वें सेकेंड के एंड में आपका अमाउंट ऑफ वाटर इतना है, 5,000 क्यूबिक। या कहाँ गया, 5,000 क्यूबिक। पहले इतना था 20,000, तो गया कितना 15,000, गया आपका 15,000। ठीक है, मेरी बात सुनो, पहले आपके पास 20,000 लीटर पानी था, अब आपके पास 5,000 रह गया है 5वें सेकेंड के अंत में। ठीक है, एंड में। तो आपके पास कितना पानी निकला इन 5 सेकेंड में, 20,000 पहले था, अब 5,000 रह गया, तो 15,000 लीटर निकल गया। 15,000 लीटर आपका पानी ड्रेन हो चुका है। ठीक है, अब 15,000 पानी ड्रेन हुआ है, कितने सेकेंड्स में हुआ है, ये टोटल 5 सेकेंड का है ना, 5 सेकेंड का है ना। तो अगर मैं 1 सेकेंड का निकालना चाहूँ तो इसको 5 से डिवाइड नहीं करूँगा, 3000 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 3,000 लीटर पानी मेरा 1 सेकेंड में निकला होगा। अगर तो मैंने 5वें सेकेंड में मेरे पास 5,000 बचा है, तो 3,000 1 सेकेंड में निकला होगा। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर 3,000 होगा। 10th, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज एट यूनिफॉर्म रेट, क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है सर्कल का, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, देन प्रूव दैट द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली विद द रेडियस। देखो ये जो वीडियो है ना, इसमें आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन से आप। ठीक है, देखो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का चेंज हो रहा है मतलब डी ए, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, with circle increases at a uniform rate, then prove that the perimeter varies inversely with the radius। तो हमें रेट तो नहीं गिवन, तो मैं टाइम के रिस्पेक्ट में मान लूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 π r डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये 1 सेकेंड रुक जाओ, अभी नहीं करते इसको डिफ्रेंशिएशन, अभी पहले पेरीमीटर की इक्वेशन लिखता हूँ मैं। सुनो, इनवर्सली विद द रेडियस मतलब रेडियस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, मेरी बात सुनो, पेरीमीटर की इक्वेशन लिखता हूँ। क्या होता है ये सर्कमफेरेंस 2 π r। ठीक है, अब रेडियस भी चेंज हो रहा है, और मैंने आपको बोला था जब भी रिस्पेक्ट में नहीं गिवन होगा तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे। तो यहाँ से ना आप एक काम करो, पहले आप आर की वैल्यू निकालो, p/2 π, आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ डाल दो, एरिया इज इक्वल टू पाई p/2 π का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना काम करो। इफ द एरिया ऑफ द इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजेज, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट,
यूनिफॉर्म रेट को मैं के मान लूँ, क्योंकि कोई एक यूनिफॉर्म रेट है, मान लो के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डी ए बाई डी टी करता हूँ तो क्या होगा मेरा, देखो पाई और नीचे 4 पाई स्क्वायर बाहर और ये पी स्क्वायर, ठीक है। अभी डिफ्रेंशिएशन करा नहीं है, यहाँ से एरिया ही लिखा है मैंने अभी, ठीक है। अब करूँगा डी ए बाई डी टी करो, और वेरिएबल क्या है मेरे पास, अब पी है, तो पी भी जो है वो वेरीज हो रहा है ना, पी पेरीमीटर भी वेरी हो रहा है ना, तो वो भी चेंज हो रहा है, मतलब वो भी डिफ्रेंशिएट होगा। ये तो कांस्टेंट है 2p इंटू डी पी बाई डी टी। अब ये स्टेप आप समझ गए ना, तो खत्म है क्वेश्चन। देखो एरिया चेंज हो रहा था इसलिए डी ए बाई डी टी, पेरीमीटर चेंज हो रहा है इसलिए डी पी बाई डी टी, ठीक है। ओके, अब सुनो, अब उसने पूछा क्या है, पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली विद रेडियस, मतलब आर को लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आर को मैं जब लाऊंगा यहाँ पे तो कैसे लाऊंगा, मेरी बात सुनो अब ध्यान से। तो ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू मैं लिख दूँ एक के, क्योंकि ये के ही थी, एट ए यूनिफॉर्म रेट बोला है ना, तो यूनिफॉर्म रेट को मैंने के माना है, तो के इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल करो, और नीचे आप ये टू से भी के कैंसिल करो, तो आपका बचेगा यहाँ पे पी अपॉन 2 पाई इंटू डी पी बाई डी टी, ठीक है। अब पी की वैल्यू मैं डाल दूँ 2 पाई आर, अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे 2 पाई आर और नीचे 2 पाई है ही, और डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के है। अब ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो के इज इक्वल टू आर इंटू डी पी बाई डी टी, ठीक है। समझ पा रहे हो यार, इजी है, बस थोड़ी मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो के आर उसके नीचे जाएगा इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पेरीमीटर चेंज हो रहा है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी, ठीक है। देखो ना दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं यार, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये इन्वर्सली रिलेटेड है। आर नीचे आया है, अगर आर बढ़ेगा, ये देखो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आर बढ़ेगा, मान लो आर बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू कम होगी, ये पूरी वैल्यू कम होगी। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वो ओवरऑल वैल्यू को कम कर देगा। अब ये ओवरऑल वैल्यू इस ओवरऑल वैल्यू के इक्वल है, तो मतलब ये कम तो ये भी कम, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है चेंज इन पेरीमीटर उतना ही कम हो रहा है, ठीक है। यार देखो ना दोबारा सुनो, आर डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, आर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू को कम करेगा, ओवरऑल वैल्यू कम, और ओवरऑल वैल्यू ही वो जो आर एच एस है उस ओवरऑल वैल्यू के भी इक्वल है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कम तो वो ओवरऑल वैल्यू भी कम, तो जैसे आर बढ़ा तो चेंज इन पेरीमीटर भी कम हुआ। तो यही प्रूफ बोला था भी उसने, दैट प्रूफ पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली विद द रेडियस, वो कम तो वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो कम होगा, ठीक है। इनवर्स का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो सेकेंड बोल दिया ना, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक्स ले लेते हैं साइड, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यू नो दैट, ओके। साइड चेंज हो रहा है मतलब डी एक्स इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ठीक है। एट व्हाट रेट इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग। अब जिसको एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, वही क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ पाएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड को मैंने एक्स माना तो एक्स का स्क्वायर, ये होता है एरिया। तो बोल रहा है किस रेट से एरिया चेंज होगा जब उसका साइड चेंज होगा, ठीक है। तो ये एरिया है, तो एरिया इज इक्वल टू √3/4 एक्स स्क्वायर। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अब उसकी साइड चेंज हो रही है किस रेट से। देखो पहली स्टेटमेंट पढ़ो, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज चेंजिंग इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये गिवन है आपको, ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डी एक्स बाई डी टी गिवन है, ये चेंज इन साइड ड्यू टू चेंज इन टाइम है, तो डी ए बाई डी टी क्योंकि एरिया भी तो चेंज हो रहा है, तो √3/4 कॉन्स्टेंट है, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ये x को फर्दर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चलेगा। अब यहाँ पे उसने विद रिस्पेक्ट तो नहीं गिवन है, ठीक है। बस अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपको डालनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, कर ही लोगे या तो डी ए बाई डी टी ही निकालना है, पूछा हुआ है उसने क्वेश्चन में, कितना था 2 तो √3/4 इंटू, और रेडियस की वैल्यू भी गिवन है, जब रेडियस 20 है, सॉरी रेडियस कह रहा हूँ साइड, ये 2 इंटू 20
इंटू डी एक्स बाई डी टी 2 था, तो ये हो जाएगा 4 4 4 20 √3 फाइनल आंसर इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी। तो इस रेट से जो है एरिया चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी था ना, अब ईजी लग रहा होगा आपको क्योंकि अब आप पढ़ना समझ गए हो। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्विंग इन वाटर, स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट है ऐसा कुछ स्फेयर की शेप में, मैनर दैट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस। ओके, proportional to its surface, prove that the radius is decreasing at a constant rate। रेडियस डिक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, ये प्रूव हमें करना है। अब देखो कैसे करोगे आप इसको, कैसे करोगे। A spherical ball of salt is dissolving in water in such a way that the rate of decrease of volume at any instant is proportional to its surface। रिस्पेक्ट नहीं गिवन है तो मतलब टी के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनल है सरफेस के, ठीक है। इसका मतलब है इस लाइन का, समझ गए आप, डिक्रीज बोला हुआ है, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल है, तो डी वी बाई डी टी विल बी इज इक्वल टू एस, प्रोपोर्शनल टू एस, मतलब जैसे जैसे एस बढ़ेगा या एस कम होगा, एस बढ़ा तो चेंज इन वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, और अगर एस कम होगा तो चेंज इन वॉल्यूम भी कम होगा, ठीक है। ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और आपको पता है छोटी क्लासेस से प्रोपोर्शनल से हम एक कॉन्स्टेंट हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, के एस। अब मेरी बात सुनो, डिक्रीज बोला है यहाँ पे, डिक्रीज मतलब उसका वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो हमें यहाँ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखें इस चैप्टर में, इंक्रीज डिक्रीज का। अब वो क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, ठीक है। इज प्रोपोर्शनल टू एच सरफेस, प्रूव दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। अब पहली बात तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो रेडियस भी चेंज हो रहा है तो रेडियस भी डिफ्रेंशिएट होगा, 3πr² इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है, ये भी डिफ्रेंशिएट होगा। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस नहीं करना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। 3 से 3 कैंसिल, 4πr² डी आर बाई डी टी, समझ गए, ठीक है। ये है आपका डी वी बाई डी टी की वैल्यू, ठीक है। तो 4πr² इंटू डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू एस, एस को मैं लिख दूँ 4πr², आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये एस को मैंने 4πr² लिख दिया, ठीक है। अब ये 4πr² से 4πr² पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या मेरे पास, हाँ ठीक है, 4πr से 4πr पूरा कैंसिल हो गया, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के आ गया, यही हमको प्रूव करना है। देख लो, प्रूव दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, रेडियस डिक्रीज हो रहा है, रेडियस में चेंज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है मतलब रेडियस में चेंज हो रहा है, डी आर बाई डी टी चेंज हो रहा है। अब ये डिक्रीज हो रहा है, ये कैसे पता लग रहा है, ये नेगेटिव साइन से, माइनस क्या आया ना हमारा, ठीक है, ओके। और ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि गिवन था ये वॉल्यूम जो उसका चेंज हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक चीज, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At the instant when the radius of the circular wave is 7.5 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? एरिया इंक्रीज हो रहा है तो मतलब एरिया डिफरेंशिएट होने वाला है, ठीक है। स्टोन इज ड्रॉप्ड, देखो जब स्टोन में पानी में फेंकता हूँ ना तो पानी में ऐसे वेव्स बनती है, समझ पा रहे हो ना आप, ठीक है, लेक में ऐसे वेव्स बनती है। अब ये वेव बन रही है तो मतलब क्या हो रहा है, देखो अब ये सर्कल फॉर्म होता है एक परफेक्ट, तो जब परफेक्ट सर्कल फॉर्म होता है और बहुत सारी वेव्स बनती है ऐसे ज़्यादा, तो ये रेडियस आपका चेंज हो रहा है, मतलब एक छोटे रेडियस का सर्कल बना होगा, एक बड़े रेडियस का, एक फिर एक बड़े रेडियस का, ऐसे वेव्स बनती है, ठीक है। तो आपका क्या चेंज हो रहा है, आपसे यहाँ आपको यहाँ से पता लगना चाहिए कि डी आर बाई डी टी की से बात कर रहा है, रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, ये बोला भी हुआ है पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान दो आप। तो क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 3.5, तो मतलब रेडियस मूव विद द स्पीड ऑफ इज 3.5, ये गिवन है, ठीक है, डी आर बाई डी टी आपको गिवन है। अब वो पूछ रहा है कि एरिया किस रेट से चेंज होगा, एरिया किस फॉर्मूला है आपके पास, डी ए बाई डी टी निकालोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी, सारी वैल्यूज़ हैं यार आपके पास, ठीक है। रेडियस आपको गिवन है 7.5, जब रेडियस इतना होगा 2 पाई 7.5 इंटू 3.5, तो ये है आपका फाइनल आंसर,
निकाल लोगे ना इसको, 3.5 को 2 से मल्टी, देखो यार मैं ही निकाल देता हूँ फिर आप कहोगे। 7.5 तो ऐसे ही रखो, पाई भी ऐसे ही रखो, 2 इंटू 3.5 होता है, मतलब 3.5 को 2 बार प्लस यानी 7। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यार आप, 5 7 से 35, 50 41 42 40, हाँ 52, 52.5 पाई, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अ पर्टिकुलर पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है ये इस कर्व में मूव करेगा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट is changing 8 times as fast as the x coordinate। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है y कोऑर्डिनेट, चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट, x, ठीक है। अब वो कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x, समझे। जब मैं 8 बार x को चेंज करूंगा ना, तब मेरा एक बार y चेंज होगा, ये है इसका मतलब, ठीक है। उसके पास इसकी 8 की शक्ति है। dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी, ये गिवन है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन, तो वही है, वो सारे पॉइंट्स आपसे जानना चाह रहा है। अ पार्टिकल मूव्स, तो ये 6 इंटू डी, डिफ्रेंशिएट करो यहाँ पे, 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी प्लस 2। देखो आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी वाई अपॉन डी टी पे रिलेशन है, ठीक है। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, रिप्लेस कर दो यहाँ पे, 6 इंटू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 नहीं होगा भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बस इतना बचा है आपका, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूँ, सॉल्व कर दें आप इसको, डी एक्स बाई डी टी दोनों तरफ से कैंसिल, तो 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 1 3 3 2 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 दोनों लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो जब x में प्लस 4 डालोगे तो यहाँ से y की एक वैल्यू आएगी, 6y माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 में ना, एक बार x में प्लस 4 डालना, एक बार माइनस 4 डालना, ठीक है। 4 डालोगे तो 4 4 16, 4 64, 64 प्लस 2 66, 6 से 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू एक आएगी 11, दूसरी y की वैल्यू जब x में माइनस 4 डालोगे कितना होगा, 66 66 नहीं होगा ना इस बार, माइनस 64 प्लस 2 माइनस 62, माइनस 62 अपॉन 6 इज द सेकेंड y की वैल्यू, दैट इज माइनस 31 अपॉन में 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 11 क्वेश्चन और है, 26 क्वेश्चन लिए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट मतलब कि इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव, समझ गए। प्रूव दैट द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, यानी ds वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, मतलब जो लेंथ है ना क्यूब की वो भी चेंज हो रही है, वेरीज इनवर्सली, क्योंकि एज जितना वो चेंज हो रहा है उसके इनवर्स में सरफेस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो को चेंज निकालना है, तो मतलब दो फॉर्मूले लगेंगे, सुनो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स का क्यूब, साइड एक्स लिया मैंने, ठीक है। लेट द साइड बी एक्स, वॉल्यूम होता है एक्स का क्यूब, सरफेस एरिया होता है 6x स्क्वायर, समझ गए दोनों को। अब उसने बोला प्रूव दैट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली विद द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। देखो ध्यान से देखो, पहले तो आप वॉल्यूम को सेटल कर लो, डी वी बाई डी टी, क्योंकि ये भी चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, देखो डी वी बाई डी टी निकालो, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि वो भी चेंज हो रहा है एज। डी वी बाई डी टी की वैल्यू आपको के गिवन है, ऑलराइट, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मेरे पास सरफेस का फॉर्मूला है 6x स्क्वायर, ठीक है, डी एस बाई डी टी निकालोगे तो 6x इंटू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करा है, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी के अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना यहाँ डालोगे तो ये हो जाएगा 12x इंटू के अपॉन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। अब ये डी एस बाई डी टी मुझे चाहिए इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ है इसको, ठीक है, मैंने इसको वहाँ रिप्लेस नहीं किया वॉल्यूम पे, वॉल्यूम से उठा के यहाँ पे पुट किया, ठीक है। x से एक x कैंसिल, 3 1 3 3 4 तो डी एस बाई डी टी आ गया आपके पास 4k अपॉन 3
सॉरी एक्स, 4k/x, ठीक है। और जैसे ही आपके पास 4k/x आ गया है, सुनो ध्यान से, इनवर्स रिलेशन हो गया है एक्स और सरफेस में। देखो अगेन एक्स इज इन डिनोमिनेटर, मतलब एक्स की साइड डिनोमिनेटर में, जितनी ये बढ़ेगी ओवरऑल वैल्यू उतनी ही कम, ओवरऑल वैल्यू इतनी कम, तो ये भी उतनी ही कम, क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू के इक्वल है ds/dt, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन ये बढ़ा, एक्स बढ़ा तो ये कम, ठीक है, प्रूव कर दिया है आपने। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दें। फॉर द कर्व, ये कर्व है, इफ एक्स इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड, यानी dx/dt आपको गिवन है 2, ठीक है। देन हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 3। अब मैंने आपको बताया स्लोप का मतलब क्या होता है, dy/dx। मैंने आपको बताया ना स्लोप का मतलब होता है dy/dx, तो पहले स्लोप निकालो आप। समझ गए, ये आ गया आपका स्लोप। अब मैं इसको गायब कर दूं, स्लोप आ गया आपका, क्या है यार, ये है स्लोप। Found for the curve y is equal to if x increases at the rate of 2 unit per second, ठीक है। अब ये स्लोप है, तो स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग ना, तो स्लोप का डेरिवेटिव होगा, तो ये स्लोप है ना ds/dx करूंगा, dt सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करना, पहले मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसलिए किया ताकि स्लोप निकल जाए। अब जब स्लोप निकल चुकी है तो अब स्लोप भी चेंज हो रही है, तो ds/dt करूंगा, क्योंकि अब एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, टी की रिस्पेक्ट में, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 और dx/dt की वैल्यू 2, 6, 12 छक्के कितना होता है, 96, नहीं 12 6 कितना होता है भाई, क्या हो गया मुझे, 72 -72 इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, समझ गए ना आप। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, ये है भाई एक लेंथ एक्स इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये जो डिक्रीज हो रहा है ना dx/dt, ये नेगेटिव है, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -2, ठीक है। 2 गिवन है ना, माइनस नहीं गिवन है, आपको लेना है माइनस क्योंकि डिक्रीज हो रहा हो। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, y और ये इंक्रीज हो रहा है dy/dt, मतलब एट द रेट ऑफ 2, ठीक है, वो -2 ये 2 है। सो व्हेन x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 5, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर बोला, सबको पता है पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू सम ऑफ साइड 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। डिफरेंशिएट करो dp/dt, क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, पेरीमीटर को याद है ना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ गिवन नहीं है। बोलेगा क्वेश्चन में इसके रिस्पेक्ट में करो तो करना है, नहीं बोलेगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में। 2 इंटू ये -2 है, ये +2 है, तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ये ज़ीरो, तो पेरीमीटर विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं है भाई, पेरीमीटर में 0 यूनिट्स का चेंज है, मतलब कोई चेंज नहीं है, पेरीमीटर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब वो बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में क्या चेंज हो रहा है, जब साइड इस जो लेंथ है वो -2 से डिक्रीज हो रही है और जो ब्रेथ है वो 2 से इंक्रीज हो रही है, तो एरिया में कितना चेंज आएगा भाई, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल लगाना आता है ना, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई, सॉरी सेकंड, प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, याद है कि नहीं, मैं आपको सब पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो, बस आप मेरे साथ साथ चलो। x इंटू dy/dt कितना है 2, प्लस y इंटू dx/dt कितना है -2। अब x की वैल्यू भी आपको गिवन है यहाँ पे 12, प्लस y की वैल्यू गिवन है 5 इंटू -2, 24 माइनस 10 दैट इज 14 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिए प्लीज। अ मैन 2 meters हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 meters per minute अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 5 meters हाई, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस। देखो मान लो ये लैम्प है, ठीक है, कितने मीटर का है, 6 मीटर, सॉरी लैम्प 5 मीटर, ठीक है। ये मैन है 2 मीटर का, ठीक है, इसकी शेडो ये बन रही है, ये शेडो है, ठीक है। अ मैन 2 meters हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 meters per minute अवे फ्रॉम द लैम्प, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको मैं ज्वाइन कर लूँ,
ये आपका लैंप है, ये आपका मैन है, और ये इसकी शेडो है। ठीक है, अब ये दूर जा रहा है लैंप से, मतलब अब इस डिस्टेंस को मान लो आप x और इसको मान लो y। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप x मान लो और इसको मान लो y। अब मेरी बात सुनो, जब वो लैंप से दूर जाएगा तो x बढ़ेगा, जब वो लैंप से दूर जाएगा तो वो x बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है, किस रेट से जा रहा है? 6। ठीक है, पॉजिटिव मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो x है वो बढ़ रहा है। फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीजेस। तो एक बात बताओ, जब वो आगे जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि शेडो कम हो जाएगी, ये शेडो भी तो आगे जाएगी यार, ये भी बढ़ेगा। मतलब जो डी वाई बाई डी टी आएगा ना आपका, वो इंक्रीज होगा, उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो आगे जाएगा वो शेडो भी आगे जाएगी। समझे बाबू? सुनो, कैसे निकालें? पहले रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एन डी। इन यस, इन ट्राइंगल ए बी डी, एन ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं ई सी ई डी। ए बी डी दिया है तो सी ई डी, ई सी डी लेना है। ठीक है, ई सी डी। अब सुनो ध्यान से सुनो। आपने क्लास 10 में सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं क्विकली आपको रिवाइज कराता हूँ। ये अगर दो ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर है। कैसे? ये साइड इसके प्रपोर्शन में, ये साइड इसके प्रपोर्शन में, और ये साइड इसके प्रपोर्शन में। तो ट्रिपल एस से ये तीनों साइड जो है वो आपस में सिमिलर होती हैं। ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं, याद है? ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से। और अगर मान लो उन दोनों ट्राइंगल में कोई दो एंगल भी इक्वल हो जाए, मान लो ये दोनों कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इनमें ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये ए से सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर मतलब सेम शेप बट नॉट इन सेम साइज। ठीक है, ये होता है सिमिलैरिटी का मतलब। तो ये जब सिमिलर हो जाते हैं, दोनों एंगल दोनों के इक्वल हैं, तो सिमिलर हो जाते हैं, तो इनके साइड का रेशो प्रपोर्शन में इक्वल होता है। याद आया थोड़ा बहुत? ठीक है, यानी ए बी अपॉन डी ई होगा विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ होगा विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ होगा। होता था ना? ठीक है, मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। सीपीसीटी से हम इसको प्रूव करते थे। याद आया? आ गया भाई, आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, अब ए बी डी और ई सी डी में, ए बी डी और ई सी डी छोटा वाला, उसमें दो एंगल इक्वल है। कैसे? एंगल डी दोनों में कॉमन। ठीक है, और ये वाला एंगल देखो, ये वाला, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। जब इंसान ज़मीन पे खड़ा है तो वो किस एंगल पे खड़ा होगा? सीधा खड़ा है 90 डिग्री पे। और लैंप अगर ज़मीन पे खड़ी है तो किस एंगल पे? 90 डिग्री पे। तो अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, यानी एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इफ बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, तो मैं साइड का रेशो इक्वल लिख सकता हूँ, यानी ए बी अपॉन ई सी विल बी इक्वल टू इस वाली साइड, बड़ी वाली साइड देखो, बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, ये बात अगर आप समझ गए, बहुत ईजी है, क्योंकि उनकी साइड का प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएगा। तो बड़ी वाली साइड ए बी, ये जो लैंप है, लेंथ ऑफ लैंप ए बी अपॉन ई सी लेंथ ऑफ मैन विल बी इक्वल टू बी डी बड़ी वाली साइड अपॉन में सी डी उस वाले की, ई सी डी की सी डी वाली साइड। ठीक है, वो इक्वल होगा। तो जैसे ही मैं इसको मिटा दूँ, तो अब इनकी वैल्यूज़ रखनी है बस। अब ए बी कितना है? 5, ई सी कितना है? 2, और बी डी कितना है? बी डी देखो एक्स प्लस वाई है, और ये कितना है? वाई। समझे? समझे कि नहीं? समझ गए? ठीक है, 5y 2x प्लस वाई। ठीक है, तो 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, तो 3y इज इक्वल टू 2x। अब 3y इज इक्वल टू 2x एक रिलेशन आ चुका है। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ नहीं करना, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 इंटू डी वाई बाई डी टी, जो कि आपको चाहिए, इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब ये डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 6 गिवन है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा? वही तो चाहिए आपको कि लेंथ ऑफ शेडो किस रेट से चेंज हो रही है। 4। 4 इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आई है। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। देखो ना यार, वो बंदा जब लैम्प से दूर जाएगा तो उसकी जो शेडो है वो भी तो दूर जाएगी। समझे आप? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखो थोड़ा रेस्ट लेने दो।
नेक्स्ट वीडियो में कर दे क्या? नहीं, अभी करेंगे। देखो, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई, देखो ध्यान से, ठीक है। ए बी सी और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, दोनों एक्स एक्स है, विद फिक्स्ड बेस, ये बेस है बी सी, आर डिक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आर डिक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर, द टू इक्वल साइड डिक्रीज हो रहे हैं, 3 डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3, ठीक है, of a fixed base are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing? Area is होगा भाई। How fast is the area decreasing? सही सही है। How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? देखो, बताओ कि एरिया किस रेट से डिक्रीज होगा जब ये दोनों साइड है ना, ये बेस के भी इक्वल होंगे, मतलब x इज इक्वल टू बी होगा यार, वो लास्ट में रखना है, ठीक है। मतलब ये तीनों साइड इक्वल है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, एंड में इक्वल है, अब ये आइसोसेलेस है, ठीक है। वैसे भी एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सोच के देखो ना, ठीक है। अब एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से एक बेस ड्रॉप करो, सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉप करोगे ना तो ये नीचे वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ वी ड्रॉप एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड इन टू इक्वल हाफ्स, तो बी डी अपॉन बी डी विल बी इक्वल टू डी सी, और अगर मैं बी सी को बी मान लूँ तो ये मेरा बी बाई टू और ये भी मेरा बी बाई टू, समझ गए, ठीक है, दोनों इक्वल आर्ट्स में हाफ में डिवाइड हो गए, ओके ओके। तो अब आपको एरिया निकालने के लिए कहाँ गया ड्रॉ, ठीक है, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ओके, थोड़ा मैं भी एनर्जेटिक लगता हूँ यार, तभी तुम्हारा भी मन लगेगा, ठीक है। देखो, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज बी, हाइट, हाइट आपको निकालनी पड़ेगी एडी, एडी कैसे निकालोगे? ए बी डी में पाइथागोरस लगाओगे, तो अगर आप ए बी डी में पाइथागोरस लगा दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये आपके पास हाइट आएगी, ठीक है। वो मैंने मिस किया है स्टेप, यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज इज गिवन टू यू एज एक्स, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी परपेंडिकुलर, दैट इज ओके, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होल अंडर रूट, वही लिखा हुआ है, ठीक है। बी को मैंने बेस ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी बाई टू इंटू, अब एक बात बताओ, ये 4 रूट के अंदर है, 4 रूट के बाहर चाहिए मुझे, पहले मैं रूट के अंदर इसको 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4 लिख दूँ, ठीक है। अब ये रूट के बाहर जब 4 आएगा तो ये 2 बन के आएगा, ठीक है। तो एट द एंड बी बाई टू इंटू 1/2 इंटू रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ओके ऑलराइट। अगर आप ये बात मेरी समझते हो तो मैं आप डी ए बाई डी टी कर दूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? ये ए है, अब डी ए बाई डी एक्स करूँ, सॉरी डी ए बाई डी टी करना है, ठीक है। तो बी बाई 4 क्योंकि कांस्टेंट है बाहर रखो, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, ये 4x स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इंटू 8x इंटू डी एक्स बाई डी टी, समझ गए होंगे आप, क्योंकि 8x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 8x, सॉरी 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 8x, और फिर दोबारा वो x से x जो है वो डेरिवेटिव होगा डी एक्स इंटू डी टी, और ये बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसलिए 0, ठीक है, ढंग से लिख देता हूँ, समझ गए, ठीक है, समझ गए आप, समझ गए, मुझे पता है समझ गए आप, समझदार हो भाई। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो, देखो 4 इंटू 2 और यहाँ पर 8 है, ये काट दो दोनों, तो आपके पास बचेगा b अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज 3, ठीक है, ओके। अब जब डी एक्स बाई डी टी आपके पास 3 है, देखो ना लिखा हुआ है द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो अगर ये 3 सेंटीमीटर डिक्रीजिंग बोला है ना तो इसको माइनस लो आप, ऑलराइट। जैसे आप इसको माइनस लोगे तो ये हो जाएगा आपका डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो अब वो बोला है व्हेन द टू साइड्स आर इक्वल टू द बेस, अब मतलब x इज इक्वल टू बी ही रखना पड़ेगा आपको, तो जैसे आप यहाँ पे x इज इक्वल टू बी रखोगे, ध्यान से देखो प्लीज देखो,
4b² माइनस बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू बी से रिप्लेस कर दी और इंटू में -3 चल ही रहा है, तो -3b अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 4b² माइनस बी स्क्वायर दैट इज √3b²। ठीक है, अब ये √3b² ऊपर b है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, ऊपर b नहीं, b x भी होना चाहिए एक। मैंने जब यहाँ पे काटा था तो ये x 8x आएगा। ठीक है भाई, ये 8x भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो ना जब ये 4x² का डेरिवेटिव करा था तो 8x आएगा, तो 8x भी रखा है। ठीक है, x को भी लेके चलना साथ में। ओके, तो आप यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ x की वैल्यू भी आप रिप्लेस करोगे ना b से। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पहुँचे आप, तो ये हो जाएगा 3b² ऊपर और नीचे हो जाएगा √3b²। अब ये हो जाएगा आपका √3b² फाइनल। ठीक है, क्योंकि ये √3 नीचे है, तो √3b² 1 जा √3b² और √3b² इंटू √3b² इज इक्वल टू -3b², सॉरी वो 3b², और ये माइनस साइन आप चलाते रहोगे। ठीक है, b² रूट से बाहर आएगा तो √3b हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, तो ये है आपका फाइनल आंसर। और माइनस असली क्योंकि एरिया भी डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20th, थोड़े से ही रहते हैं आप, थोड़े इंपॉर्टेंट आएंगे अब। मैन 2 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ दिस, इस रेट से मैन वॉक कर रहा है टूवर्ड्स अ स्ट्रीट लाइट विच इज above the ground, this meter above the ground. At what rate is the tip of his shadow moving? शैडो किस रेट से मूव कर रही है? At what rate is the length of shadow changing when he is 3/3 मीटर away from the light? ये लाइट है, this is light. ठीक है, a man 2 meter walks at the rate of the street light which is 1/3 मीटर, ये स्ट्रीट लाइट की लेंथ है, और मैन है यहाँ पे, और ये है तुम्हारा 2/3 मीटर का, नहीं सॉरी 2 मीटर का मैन है, 2 मीटर का आपके पास मैन है। ठीक है, टूवर्ड्स अ स्ट्रीट लाइन मतलब ये वाली साइड में ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये मान लो एक्स है, तो इसको मैं ज्वाइन कर लूँ, शैडो उसके पीछे बनेगी, ये इसकी शैडो है। ठीक है, ये उसकी शैडो है, ऑलराइट। और ये जब देखो शैडो ना पीछे बनेगी उसकी, क्योंकि वो इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट में स्ट्रीट लाइट की तरफ जा रहा है, तो ये एक्स डिक्रीज हो रहा है, और ये एक्स अगर डिक्रीज हो रहा है किस रेट से, ये 1/2/3 दैट इज 5/3, तो ये -5/3 लिख दूँ मैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों? क्योंकि जब वो शैडो की स्ट्रीट लाइट की तरफ जाएगा मैन, तो वो लेंथ डिक्रीज होगा, तो लेंथ डिक्रीज हो रहा है, मैंने आपको बताया डिक्रीज मतलब नेगेटिव साइन। ठीक है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है गिवन है। ओके, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ शैडो चेंजिंग, मतलब ये y मान लो शैडो। ठीक है, अब इसको नेमिंग कर दो ABCDE। ठीक है, अगर आपने ये नेमिंग कर ली तो सिमिलैरिटी वाले ट्राइंगल से मैं अगेन कह दूं कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECD। सेम प्रोसेस लगाना आपको। ठीक है, ये एंगल कॉमन और ये एंगल इसके इक्वल, क्योंकि मैन और स्ट्रीट लाइन विल स्टैंड ऑन द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है भाई, एंगल क्राइटेरिया से करोगे तो AB अपॉन CEC विल बी इक्वल टू BD अपॉन CD, ये होगा। ठीक है, अब AB कितना है आपके पास, ये 5 3 15 16/3। EC कितना है, EC इज 2। ठीक है, BD कितना है, x + y, और CD कितना है, y। ठीक है, समझ गए आप, समझ गए, सब समझ गए। तो जैसे ही आप बच्चे ये समझे, तो ये 16/3 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो 1 सबसे ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं थक रहा हूँ। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, कैलकुलेशन है ये तो। अब डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, dy/dt ही आपको निकालना है, ऑलराइट। तो dy/dt निकालोगे, dx/dt आपको गिवन है कितना, ये 3 1 से 3 4 5/3 -5/3। ठीक है, dx/dt की वैल्यू डाल दी, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो dy/dt आ गया आपका -1। मेरी बात सुनो, ये -1 आया आपका, शैडो इस रेट से चेंज हो रही है, शैडो इस रेट से कम हो रही है। ठीक है, उसकी लेंथ हो रही होगी भाई, होने दो।
तो आपके पास अब दो वैल्यूज़ आ गई है, डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी। ठीक है, अब वो बोल रहा है आपसे एट वट रेट इज द लेंथ ऑफ द शेडो इज चेंजिंग व्हेन इज दिस मीटर अवे फ्रॉम द बेस। देखो इसका ना कोई रोल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो डी वाई बाई डी टी में अगर एक्स आया होता, सॉरी वाई आया होता कुछ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये डालता 3 1/3, लेकिन जब यहाँ आया ही नहीं तो वो चाहे उससे 3 1/3 मीटर दूर हो, चाहे वो 100 मीटर दूर हो, उसकी शेडो इसी रेट से चेंज होगी, -1 के रेट से। ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल अगर आता तो मैं डालता, अब नहीं आया तो नहीं डलेगा भाई। ठीक है, अब एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, किस रेट से टिप मूव हो रहा है। अब टिप किस रेट से मूव हो रहा है, देखो मैंने ये डायग्राम बनाया था ना, ये मैन था, तो ये और ये प्लस करोगे आप, एक्स और वाई था ना, तो डी एक्स बाई डी टी जिस रेट से मैन चेंज हो रहा है, मैन का लेंथ और शेडो, तो ये टिप तक आपका स्ट्रीट लाइट से टोटल चेंज निकल जाएगी। टोटल चेंज कितना हुआ है, तो डी एक्स बाई डी टी कितना था, -5/3, और ये आया -1। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर -8/3। ठीक है, एक आंसर आपका ये है, -1 शेडो का चेंज जब वो 3 1/3 मीटर दूर हो। अब कितना भी मीटर दूर हो उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। और एक है आपका -8/3 जो टिप से स्ट्रीट लाइट तक का कितना मूव हुआ है, टोटल चेंज कितना है। 6 क्वेश्चन और रहते हैं, करते हैं भाई। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द लॉन्ग वॉल। ठीक है, ये लैडर है, ये वॉल है, 5 मीटर लेंथ है लैडर की। ठीक है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे, बॉटम आपकी पुल कर दी है, मतलब लैडर को खींचा तो लैडर यहाँ पहुँच गई, रेड वाला मार्क। तो देखो ये मैं समझ गया क्वेश्चन क्या है। ठीक है, वाई एक्स ए बी सी। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि आपने नीचे वाला बेस को डी वो माना है। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हुई है इसकी लेंथ। ठीक है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब ये डी वाई बाई डी टी निकालना है आपको, किस रेट से चेंज कम हुआ है। ठीक है, when the when the foot of the wall when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। अब सुनो ध्यान से, आपको ये निकालना जब ये लैडर जो है 4 मीटर अवे है वॉल से, तब उस रेट पे आपको निकालना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आपके पास एक्स है, तो आपके पास पाइथागोरस है ना। देखो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, क्योंकि देखो लैडर को खींचा आपने तो उसकी लैडर की लेंथ चेंज नहीं होगी, लैडर की लेंथ रहेगी 5। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप y निकालो और x की वैल्यू आप 4 स्क्वायर डालो और y की वैल्यू निकालो, मतलब वॉल की लेंथ निकालो पहले यहाँ से, क्योंकि ये 4 मीटर आपको निकालना पड़ेगा ना, उस रेट उस लेंथ के लिए निकालना है। तो पहले y निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 16, दैट इज y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो ये y की वैल्यू काम आएगी, आप देखो कहाँ काम आएगी, आपके पास ये इक्वेशन है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव करो, डी वाई 2y इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों चेंज हो रहा है ना। जैसे आपने लैडर खींची तो नीचे वाला बेस तो चेंज होगा, ये यहाँ से यहाँ बढ़ गया, ये पूरा लेंथ बढ़ गया, तो इसलिए डी एक्स बाई डी टी +2 लिया है। और ये डी वाई बाई डी टी भी कम होगा ना, लैडर ऊपर से नीचे खिसक जाएगी वॉल में। ठीक है, और वॉल की लेंथ कितनी होगी तब, 3 मीटर की। ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी टी आपको निकालना है कि किस रेट से वो लेंथ कम हुई है, प्लस 2x कितना लेना है आपको, आप 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेगेटिव में आएगा, क्योंकि देखो जब वो वॉल यहाँ थी, ये लैडर थी, ये खींच दी, खींच के ये कम हुई, तो ये कम हुआ ना, ये लेंथ जो पहले इतना था वो इतना रह गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी इज नेगेटिव, तो ये 6 डी वाई बाई डी टी निकालोगे आप यहाँ से, डी एक्स बाई डी टी 2 है ना, डाला मैंने 2, हाँ, तो ये है, इसकी वैल्यू भी 2 डाल देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, -8/3, -8/3 से आपका वॉल में चेंज हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना यार, मेरे हिसाब से तो सही किया है 3। ठीक है,
इस रेट से जो है वो चेंज हुआ है। -8/3 सही है, एकदम परफेक्ट। समझ गए ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द हाइट ऑफ 151.1 मीटर्स। ये काइट है, देखो यहाँ पे ये काइट है, ये किस हाइट पे फ्लाई कर रही है? 151.5 मीटर में, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस लेंथ को ले लेते हैं एक्स, ठीक है। एंड हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट। एक बंदा है यहाँ पे, ये पतंग उड़ा रहा है ये बंदा, ठीक है। तो ये इसने पकड़ी है अपनी मांझा, तो ये मांझा है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना मांझा, हाँ ठीक है। उसने मांझा पकड़ा हुआ है हाथ से। अब वो मांझी को ढील दे रहा है, मतलब मांझी की लेंथ बढ़ा रहा है, समझो ना, ढील देने का पतंग को मतलब लेट आउट बोला है उसने, देखो यहाँ पे, मतलब मांझे की लेंथ बढ़ा रहा है वो। तो इसको मान लेते हैं हम वाई। मांझे की लेंथ कितनी है? वाई। व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय, ठीक है, तो मतलब वाई कितना है? 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय, मतलब बॉय से। और बॉय कितने मीटर का है? इफ द हाइट ऑफ द बॉय इज 1.5, ठीक है। अब 1.5 मीटर हाइट है बॉय की। तो आप मेरे को बता सकते, तो काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 150 मीटर। समझ गए ना, क्योंकि देखो ग्राउंड से काइट की हाइट कितनी है? 150, 1.5, लेकिन लड़के की हाइट है फ्रॉम द बॉय, लड़के की हाइट है 1.5, तो 151.5 माइनस 1.5 करोगे तो ये हो जाएगा ना 150 मीटर फ्रॉम द बॉय, ठीक है। काइट इज फ्लाइंग एट दिस हाइट फ्रॉम द बॉय, ठीक है, ओके। तो जब आपने ये निकाल लिया 1.5, 150 आ गया। अब ये नया, अब यहाँ से ये वाला इस ट्रायंगल को देखोगे, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 150 के साथ आपको सब कुछ खेलना है। तो पहले आप x निकाल लो, ठीक है, पहले आप x निकाल लो। अब देखो जब वो ढील देगा ना, जब वो ढील देगा तो ये काइट भी तो आगे दूर जाएगी, तो ये x भी बढ़ेगा। समझे मेरी बात को? जब वो ढील देगा तो ये जो पतंग है उसकी वो आगे जाएगी, तो ये x भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब dx/dt होगा कुछ ना कुछ, वही आपको बताना है मेरे ख्याल से। व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय हु इज फ्लाइंग द काइट, इफ द स्पीड ऑफ द काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है आपको। हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट, मतलब dy/dt निकालना है। समझ गए ना आप क्वेश्चन यार? स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट मतलब उसने ढील किस रेट से दी है वो निकालना है, ठीक है, ओके। तो ये 150 आ गया। तो पहले आप एक काम करो, यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा ना, ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है। अज्यूम करो यार एक हाइट है तो वो आसमान पे है, 150 मीटर ऊंचा, 90 डिग्री पे ही होगा ये वाला लेंथ, अज्यूम करो ना प्लीज़, ठीक है। तो इसको x माने, इसको y माने, इसको परपेंडिकुलर ही कहेंगे हम। तो पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। बात मान गए मेरी आप यहाँ से। पी आपको गिवन है 150 का स्क्वायर, प्लस एक्स आपको कितना गिवन है? नहीं गिवन है। और y कितना गिवन है? 250 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 62500 माइनस 22500, ठीक है। करोगे इसको, कितना हो जाएगा? ये 0.0004 40,000, यानी x इज इक्वल टू 200, x आ गया आपका 200। तो 200 मीटर वो ऊपर वाले की हाइट है, आसमान से आसमान तक। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 200 आएगा, ठीक है, ओके। अब dx/dt आपको निकालना है, मतलब इक्वेशन चाहिए, तो मतलब पाइथागोरस ही ले लेते हैं। तो मतलब ये ले लेते हैं पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देख लो प्लीज़। तो ये हो जाएगा आपका p की वैल्यू तो आप सीधा सीधा डाल दो 150 का स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट है। 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक है। जैसे ही आपने ये किया तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो है, ठीक है। ये बचा 2x की वैल्यू क्या है? 200, डी एक्स बाई डी टी क्या है? 10, और पॉजिटिव का 10 है, क्योंकि काइट आगे जाएगी, जैसे ही वो ढील देगा काइट आगे जाएगी, तो काइट आगे जाएगी तो मतलब काइट का वो आसमान वाला डिस्टेंस जो है बढ़ेगा। 2 इंटू 250 इज इंटू डी वाई बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी आपको यहाँ से निकालना है, सिंपल, वेरी सिंपल। करो, 200 इंटू 10 पॉन में 2 इंटू 250, यानी इसको मैं लिख दूँ 225 इंटू 10, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। 10 से 10 कैंसिल, 25 8 ज़ा, 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी टी इज़ नथिंग बट 8 मीटर पर सेकेंड से वो ढील ले रहा है, समझ गए?
दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। 23 तीन क्वेश्चन और बचे हैं। लेट मी ड्रिंक सम वाटर प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, water is dripping out of a conical funnel of semi-vertical angle pi by 4 at a uniform rate of 2 centimeter square per second in its surface area through a tiny hole at the vertex of the bottom. When the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height. Conical शेप में एक बर्तन है, ठीक है, उसमें पानी है इतना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतना पानी है, ठीक है, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। ओके, और ये हाइट हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम द कॉनिकल फनल, ये फनल में से पानी ना बाहर निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, तो मतलब इस फनल का वॉल्यूम जितना पानी का है वो कम हो रहा है, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म रेट थ्रू अ टाइनी होल एट द वर्टेक्स ऑफ द बॉटम, समझ गए, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी कम हो रहा है किस रेट से, -2 के रेट से, ठीक है, क्योंकि कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए -2 लिया है, डिक्रीज हो रहा है ना वॉल्यूम। व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट, मतलब आपको डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट निकालना है, यानी डी एल बाई डी टी निकालना है। सुनो, वॉल्यूम की बात हुई है तो मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ध्यान रखिए प्लीज, ठीक है। डी एल बाई डी टी चाहिए आपको, ठीक है, और ये वर्टिकल एंगल पाई बाय 4 गिवन है आपको, सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब ये पाई बाय 4 है इतना, और ये भी पाई बाय 4 है इतना, ठीक है, ये जो बीच में है ना, ये पाई बाय 4 है, तो एक ही की बात करते हैं इसलिए अभी हम एक ही को लेते हैं। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, बात अगर मेरी अब समझ गए ना, मुझे यहाँ से ना एच को और आर को एलिमिनेट करना है और मुझे एल की फॉर्म में लेके आना है, तो अब जरा ये ट्राइंगल को देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बचेगा, कौन का बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, देख लो। अगर ये और ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, देखो क्लास 10th वाली, ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, ये पाई बाय 4 है, और मैंने आपको बताया था क्लास 10th अगर आपने मेरे से पढ़ी है, मेरी वीडियोस देखी है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी एक्यूट एंगल होता है साइड में, जो एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री वाला नहीं, साइड में जो एक्यूट एंगल होता है उसके सामने जो साइड होती है ना उसको परपेंडिकुलर ट्रीट करो, और फिर ये बेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, उसकी हाइट, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी एच, ठीक है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब मुझे ये अब समझ गए, मन में समझो, मैं इसको आर एच और एल ही लूँगा, ठीक है। तो अब ये बात समझते हो कि मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा क्योंकि वो पाई बाय 4 गिवन है, और मुझे आर को एल की टर्म्स में लिखना है, तो अगर मैं आर को एल की टर्म्स में लिखूंगा तो मैं साइन पाई बाय 4 लगाऊंगा, और साइन पाई बाय 4 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर क्या है, पाई बाय 4 के सामने देखो आर है, तो परपेंडिकुलर आर बनेगा, हाइपोटेन्यूज क्या है एल, समझे। अगर आप ये मेरी बात समझ गए हो तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लो, साइन पाई बाय 4 1/√2 एल इज इक्वल टू आर, ठीक है, तो 1/3 पाई L/√2 का स्क्वायर तो हो गया। अब h को भी सिमिलरली आप l की टर्म्स में लिखोगे, एलिमिनेट करना पड़ेगा ना भाई। ये देखो यहाँ पर ये h है, ये हाइट, ये अब यहाँ पे क्या लगाओगे कि जिससे h जो है वो l की टर्म्स में आ जाए, cos पाई बाय 4 लगाओगे। cos पाई बाय 4 कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है h अपॉन, क्योंकि ये r अगर परपेंडिकुलर है तो h बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज l है, ये भी 1/√2 होता है, ठीक है। हाँ, मैं सोच रहा था कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, हाँ यार सही है, सही है। तो h आ गया आपका L/√2, तो ये भी ठीक है। अब सारा आपका एच बी और आर बी L/√2 है, तो L/√2 के टर्म्स में आपने लिख लिया, सॉल्व करोगे इसको, पाई बाय 3 एल स्क्वायर एल क्यूब हो गई, एल क्यूब, और नीचे होगा आपका, देखो ये √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये 2√2 हो जाएगा, समझ गए। अब ये पूरा तो कांस्टेंट, अब डी वी बाई डी टी करो, ये वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, तो डी वी बाई डी टी करोगे
तो π/3 इंटू 2√2 को साइड में रखोगे, 3l² लिखोगे इंटू dl/dt लिखोगे। और जैसे ही आपने ये कर लिया, as soon as you do this you will put the value of dv/dt that is -2 और यहाँ से dl/dt निकल जाएगा। अब ये -2 जैसे ही आपने रखा तो यहाँ एक्स एल की वैल्यू भी रिप्लेस करोगे 4, क्योंकि वो बोल रहा है कि डिक्रीज निकालो स्लाइंट हाइट में जब L 4 हो। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये वाली लाइन पढ़ो ना, वाटर इज 4 सेंटीमीटर, द हाइट स्लाइंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये L को 4 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ L² करो 4 का स्क्वायर। अब dl/dt निकालो, सॉल्व करो इसको, 2 1 ज़ा 2, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा यहाँ पे dl/dt विल बी इज इक्वल टू 6√2 अपॉन में 3 पाई इंटू, ये जब 2 भी कैंसिल मत करो, तो ये 2 अपॉन में 16 इज इक्वल, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा, ठीक है, 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा, 3 से 3 कैंसिल, तो -√2 अपॉन में 4 पाई इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस रेट से जो है स्लाइंट हाइट डिक्रीज होगा, और डिक्रीज का साइन भी माइनस के से डिनोट हो रहा है। 24th देखो, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात सुनो, ये पाइप है, यहाँ से सैंड गिर रहा है और ये सैंड नीचे इकट्ठा होगा, ठीक है। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, अभी जब नीचे सैंड गिर रहा है ये कोन फॉर्म बनाएगा, ठीक है, कोन की शेप बना रहा है ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। अब ये जो कोन की हाइट है ना, ये पूरी हाइट, ये 1/6 ऑफ रेडियस है, तो हाइट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, ये हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है जब वो सैंड गिरे जा रही है, ठीक है। व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो जब मतलब बेसिकली हाइट ऑफ द सैंड इज इंक्रीजिंग, मतलब dh/dt निकालना है यार आपको, ठीक है। और जब हाइट उसकी 4 मीटर की हो जाएगी तब निकालना है, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। देखो आपके पास क्या है, आपके पास सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। अब वो जब सैंड गिर रहा है और नीचे कोन बनाया, तो जितना सैंड गिरा उतना ही तो उसी से तो कोन बना है, तो मतलब वॉल्यूम कोन बना है, वो कोन रेता उसमें वो क्या बता रहा है, डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h, ठीक है। अगेन, एंड यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ r एज 6h, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस करोगे, h भी लगाओगे, 1/π/3 6h का स्क्वायर इंटू h, ठीक है। अब ये वॉल्यूम लिख दिया आपने। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा ना, जैसे जैसे सैंड गिरेगी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। dv/dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, कोई प्लीज़ यहाँ पे h के रिस्पेक्ट में मत कर देना, क्योंकि h भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते आप। एक काम करो, पहले इसको सॉल्व करो यार, इसको ना, ये 6h² है ना, 6 को बाहर लो आप, तो इसको करो आप π/3, 36 को बाहर ले लो और इसको कर दो h का क्यूब, ठीक है। आप करो इसको सॉल्व। अब dv/dt निकालो, π/3 इंटू 36 बाहर, 3h² इंटू dh/dt, ठीक है। अब dh/dt आपको निकालना है और dv/dt आपको गिवन है 12, ठीक है। dv/dt आपको गिवन है 12, प्लीज़, ये 12 गिवन है आपको, ठीक है। पॉजिटिव का 12 होगा क्योंकि सैंड की हाइट वॉल्यूम बढ़ेगा। इसको सॉल्व करना है और h की वैल्यू क्या डालोगे, 4, समझ गए। बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आपको प्लीज़ समझ में आना चाहिए। 16 3 ज़ा 48, तो dh/dt आ गया आपका 1/48 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 25, सेकेंड लास्ट एंड देन लास्ट, आराम से करते हैं। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल, सेम क्वेश्चन प्लीज ध्यान दो।
पानी गिर रहा है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट, अगेन dl/dt। तो सब कुछ आपको एल के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, समझ गए होगे आप, तो समझदार हो गए, ठीक है। अब ये आपको वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो रहा है ना, मतलब आपको dv/dt गिवन है -4, ठीक है, -4 लेना पड़ेगा क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। थ्रू अ टाइनी होल वर्टेक्स एट द बॉटम व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट गिवन एट द वर्टिकल एंगल इज 160। अब देखो ये वाला पूरा वर्टिकल एंगल 160 का है, तो ये डिवाइड होगा दोनों में 60-60 में, क्योंकि ये बाइसेक्टर होता है, ठीक है। जब भी जो रेडियस ऑफ द ये ना सर्कल डिनोट होता है, ये जो है सर्कल होता है, तो सर्कल के बीच में से अगर कोई पॉइंट अगर वर्टेक्स में जाता है तो वो बाइसेक्ट करता है उसको, तो 60-60 में डिवाइड हो जाएगा, समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब आपको ये कोन का ये जो पार्ट है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। मैंने आपको बताया 60 के सामने वाली साइड को अपने परपेंडिकुलर लेना है, यानी आर आपका परपेंडिकुलर बनेगा, एच आपका बेस बनेगा और ये एल है, ठीक है। ओके, अब आपको सब कुछ वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू, थोड़ा डार्क से लिखते हैं, π/3 r²h, ठीक है। ये r को आपको l के टर्म्स में रिप्लेस करना है और h को भी आपको l के टर्म्स में रिप्लेस करना है। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। अगेन यू विल अप्लाई sin 60 लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे, यानी r/l लगाओगे, √3/2 इज इक्वल टू r/l, ठीक है। l की वैल्यू निकालोगे, r की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, √3/2 इंटू r की वैल्यू है l, ठीक है। r की वैल्यू निकालोगे l के टर्म्स में, तो r की वैल्यू आ गई। अब h की वैल्यू निकालो बेटा, अब h की वैल्यू निकालोगे बेटा, अब निकल गया मुँह से गलती से भाई, भाई और उनकी बहनों, ठीक है। h की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, cos 60 h/l, cos 60 कितना होता है 1/2, तो h इज इक्वल टू l/2, तो h आ गया r आ गया, ठीक है। वॉल्यूम तो π/3 r² यानी √3/2 l का स्क्वायर इंटू h यानी l/2, ठीक है। ये वॉल्यूम है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, पहले इसको आप सॉल्व करो थोड़ा सा, ओके। π/3 को ऐसे लिखो, √3 इसका स्क्वायर 3 और ये 4, यानी π/3 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। l³ इंटू 2 इज इक्वल टू v, 3 से 3 कैंसिल, और ये v इज इक्वल टू π/8 इंटू l³। यहाँ तक समझ गए तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे और l को भी डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी dv/dt कॉन्स्टेंट इंटू 3l² इंटू dl/dt। जैसे ही आपने ये करा, dl/dt आपको निकालना, dv/dt की वैल्यू आपको -4 गिवन है और l की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी एक बार 3 सेंटीमीटर, बोला है ना उसने। चलो यहाँ से dl/dt खुद निकाल लोगे, खुद नहीं निकालोगे आप, 9 3 27, ये है भाई। इस रेट से आपका स्लैंट हाइट कम हो रहा है, क्योंकि जब पानी निकलेगा बाहर तो ये स्लैंट हाइट भी तो कम होगा ना, ये वाला बगल में जो, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन सही की है, 3 3 9 3 27 नीचे, पाई नीचे, 32 ऊपर, भाई एकदम सही है, यही है आपका फाइनल आंसर। लास्ट, मैं भी थक गया, अब लास्ट वाला होमवर्क दे दूँ आपको, खुद करोगे इसको ट्राई, ये वाला देखो। यहाँ पे ना इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट है, मैं ही करा देता हूँ यार, फिर आप बोलोगे। देखो अगेन ये सेम क्वेश्चन है, वाटर टैंक इन्वर्टेड साइड सर्कुलर कोन, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये अब इसमें पानी जा रहा है आ रहा है, स्लोप ऑफ एन इन्वर्टेड सर्कुलर कोन व्हेन इट्स वर्टिकल एंगल, द सेमी वर्टिकल एंगल इज, सेमी वर्टिकल एंगल आपको गिवन है 10 इनवर्स 0.5 वाटर इज पोर्ड इनटू इट। अब इसमें पानी जा रहा है तो मतलब इसका पानी अब बढ़ रहा है, इसमें पानी जा रहा है भाई, ऊपर से लीक नहीं हो रहा, इसमें पानी जा रहा है, तो dv/dt जो होगा इसका पॉजिटिव में होगा अगर बोला हुआ है तो। पोर्ड इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक, देखो बोला हुआ है वाटर इज पोर्ड इनटू इट, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, पानी जा रहा है ना इसमें, तो 5 लिखोगे आप इसको, ठीक है, 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। अब लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग मतलब ये जो बीच वाली हाइट है ना, ये किस रेट से राइज होगी जब इसमें पानी जाएगा, तो मतलब आपको dh/dt निकालना है, ठीक है। खुद से कर लो यार इसको प्लीज़, वॉल्यूम्स के साथ ही अगेन खेलना है, सब कुछ आपको h के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। और dv/dt तो आपको गिवन ही है। एक चीज़ आपको अटकोगे कि 10 इनवर्स
0.5 का मतलब क्या है, आप ना इस एंगल को अल्फा मानो, ठीक है। तो ये tan इनवर्स 0.5 इज इक्वल टू आपको अल्फा गिवन है मान लो, ठीक है, क्योंकि ये एंगल आपको नहीं गिवन है, अल्फा अल्फा मानोगे तो tan इनवर्स 0.5 ये गिवन है आपको, सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5, मतलब अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, तो 0.5 विल बी इक्वल टू tan अल्फा, tan उस तरफ जाएगा तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 0.5 को लिख लो 1/2, ठीक है। और जैसे ही आपके पास tan अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई तो बच्चे आप क्या करोगे, लगाओगे, क्या लगाओगे, देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ये एच है, देखो देखो प्लीज़ देखो, ये आ रहा है, ये एच है, ठीक है। आपको सब कुछ एच के टर्म्स में चाहिए, तो आप ये एंगल है इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में आप टेन अल्फा नहीं लगाओगे, क्यों लगाओगे टेन अल्फा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और यही आर अपॉन एच होगा, आर जहाँ आपका परपेंडिकुलर है वहीं एच आपका बेस बनेगा, ठीक है, इसलिए मैंने टेन अल्फा लगाया, और टेन अल्फा की वैल्यू आपको 1/2 गिवन है यहाँ से, तो 1/2 इज इक्वल टू आर अपॉन एच, और यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लो, आर इज इक्वल टू h/2। सिमिलरली आपको वॉल्यूम की ज़रूरत है ना, एच तो आपको एच ही रहना है, तो उसको तो चेंज करना नहीं, स्लैंट हाइट गिवन होता तो आप दिक्कत करते, ठीक है। लेकिन आप पूछा क्या हुआ है, उसने उसने पूछा हुआ है रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, मतलब हाइट किस रेट से राइज करे, तो आपके एल के साथ नहीं खेलना, आप आर के एच के साथ खेलना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/π/3 आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू आपके पास आ ही चुकी है, h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम, करोगे इसको सॉल्व तो पाई अपॉन में 4h³ ये आ गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। अब जब ये वॉल्यूम आ चुका है बच्चे, तो आप डिफ्रेंशिएट करो, क्यों करोगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। और एच भी डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि हाइट भी बढ़ रही है, और किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। अब बस dh/dt निकालना है, और जब हाइट उसकी 4 मीटर की होगी, देखो ये h में आपको 4 भी डालना है, ठीक है। dv/dt की वैल्यू 5, पॉजिटिव का 5, मैंने आपको रीज़न 1000 बार बता दिया, h में 4 स्क्वायर डाल दो, dh/dt, ठीक है। निकालो यहाँ से, इसको सॉल्व करोगे बच्चे आप, तो आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको 4 से 1 4 कैंसिल, तो 5 अपॉन में 12 पाई, इस रेट से जो है उसकी हाइट इंक्रीज होगी। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव डन द रेट मेजर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर की शुरुआत है, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी पूरी हो गई, मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से लगाना है, कोई डाउट हो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा मेरा, उसमें आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है, मैं रिप्लाई हमेशा करूँगा आपको, ठीक है। तो इतना कर लो, आपको इसके अलावा कुछ फालतू मत करना, बस इसी को 2 बार रिवाइज कर लो। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की, क्योंकि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कट चुका है, अप्रॉक्सीमेशन कट चुका है, पता नहीं क्यों कटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे यार, मज़ा भी आता था पढ़ने में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। थैंक यू सो मच।